नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक दिन अचानक लेकर। ये कहानी मैंने 27 जनवरी 2007 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी एक दिन अचानक। डूबते हुए सूर्य की अंतिम प्रकाश रेखा का कंठहार संध्या ने पहना ही था कि सांझ का तारा उसकी नाक पर हीरे की लौंग की मानिंद चमकने लगा। सिंदूरी साड़ी का पल्लू सर पर लेकर उसने काली पलकें उठाई तो उसके लज्जा रक्त मुख को देख सूर्य की नीयत डोल गई। चुपचाप उसने संध्या को गोदी में उठाया, फिर रात्रि के पलंग पर लिटाकर अंधियारे की चादर ओढ़ ली। सुंदर स्त्री का सहवास किस पुरुष को अच्छा नहीं लगता। अब तक रात्रि का दानव अपने विशाल मुख से दिन को निगल चुका था। कोई 8 बजे होंगे। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस अंधेरे को चीरकर मणिधारी सर्पिणी की तरह भागी चली जा रही थी। एसी सेकंड कोच के एक दरवाजे पर खड़े मिस्टर राणावत ने कुछ समय पूर्व ही डूबते सूरज का नजारा देखा था। हावड़ा से इस ट्रेन में वे शाम 5 बजे चढ़े थे। जोधपुर पूरे 36 घंटे का रास्ता था। कोच में बामुश्किल 5-7 लोग थे। उनके सेक्शन में तो वे अकेले थे। 2 घंटे बैठे बैठे बोर हो गए तो इस दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। ट्रेन अब धीमी होने लगी थी। आगे अब जमशेदपुर आने वाला था। मिस्टर राणावत, उम्र तकरीबन 40 वर्ष, अच्छी कदकाठी, गोरा रंग एवं जाति से राजपूत थे। चेहरे पर राजपूती दर्प, बड़ी बड़ी आंखें एवं तीखा नाक उनके व्यक्तित्व में इजाफा करते। इंडियन बैंक में गत 15 वर्ष से अधिकारी थे। कोलकाता से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने शहर जोधपुर लौट रहे थे। अभी उनकी तैनाती जोधपुर ही थी, जहां वे अपनी पत्नी एवं 2 बेटियों के साथ रहते थे। दोनों बेटियों में 3 वर्ष का अंतर था। बड़ी 13 वर्ष की एवं छोटी 10 वर्ष की थी। ट्रेन जमशेदपुर स्टेशन रुकी तो वे तुरंत उतरकर मिनरल वाटर एवं स्नैक्स लेने गए। दोपहर देरी से भोजन लेने के कारण रात वे लाइट स्नैक्स लेना चाहते थे। ट्रेन यहाँ 10 मिनट ही रुकती थी। वे कोच तक पहुंचे तब तक ट्रेन चलने लगी थी। दौड़कर वे कोच में चढ़े एवं सीधे अपने सेक्शन में आ गए। सेक्शन में अब एक सुखद इजाफा हुआ था। एक भद्र महिला, उम्र करीब 35 वर्ष, बेहद खूबसूरत, उनके सामने वाली सीट पर विराजमान थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी एवं ऐसा ही स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी। नाक में हीरे की नौचपिन, गले में मोतियों की माला एवं कलाई पर पतले काले बेल्ट की घड़ी पहने वह सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत लग रही थी। मिस्टर राणावत ने औपचारिकतावश उन्हें नमस्कार कहकर स्नैक्स ऑफर किए तो उसने नो थैंक्स कहा। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, मैं डिनर लेकर ही चढ़ी हूँ। महिला के पास एक फाइल रखी थी जिसके ऊपरी भाग में दाएं महिला अधिकार आर पार की लड़ाई लिखा था एवं नीचे महिला विकास विभाग बिहार सरकार लिखा था। स्नैक्स लेने के पश्चात पानी पीकर मिस्टर राणावत ने बात छेड़ी। लगता है आप किसी वर्कशॉप में भाग लेकर आ रही हैं। बिल्कुल सही। आपने कैसे जाना? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस छोटे से उत्तर में उसकी धवल दंत पंक्ति मोतियों से बिखर गई। आपकी फाइल देखकर क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? बहुत समय से अकेले बैठे मिस्टर राणावत अब उससे बतियाना चाहते थे। यात्रा में भात से कम एवं बात से अधिक पेट भरता है। मेरा नाम अमृता है।
कानपुर यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। जमशेदपुर महिला अधिकारों के पुनर्जागरण विषय पर आयोजित एक वर्कशॉप में भाग लेने आई थी। एक दिन की वर्कशॉप थी। मैडम के बात करने के तरीके से शिष्टता एवं पोर पोर से आत्मविश्वास फूट रहा था। उसके बात करने के अंदाज से लगता था मर्दों से बात करने में उसे किंचित संकोच नहीं है। औपचारिकतावश मिस्टर राणावत ने भी अपना परिचय दिया। परिचय वार्ता आगे बढ़ी तो राणावत ने जान लिया कि वह कुंवारी है एवं विवाह करना नहीं चाहती। स्त्री स्वायत्ता उसकी नस नस में है एवं वह विवाह को एक बंधन मानती है। दो पेट भरे व्यक्तियों में वाद विवाद जोर पकड़ ही लेता है। दोनों अगर विद्वान हों तो वार्ता मानसिक खुराक बन जाती है। विद्वान लोगों को एक दूसरे का दिमाग चाटने में अतिशय आनंद आता है। दोनों अगर हमवय स्त्री पुरुष हो तो यह आनंद दोगुना हो जाता है। गर्मा गर्म मुद्दा पास में हो तो फिर कहना ही क्या। स्त्री स्वाधीनता विषय पर दोनों चर्चा करने लगे। आगाज मिस्टर राणावत ने किया। मुझे समझ में नहीं आता आज की स्त्री आखिर किस स्वाधीनता एवं स्वायत्ता की लड़ाई लड़ रही है। कौन सी ऐसी आजादी है जो समाज ने स्त्रियों को नहीं दी है। हमारे ही देश में स्वयंवर प्रथा थी। हमारे ही देश ने स्त्री को देवी तुल्य माना। यही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों ने तो यहां तक लिखा कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। यहाँ के पुरुषों ने अपने नाम के आगे पहले देवियों के नाम लगाए, फिर देवों के, जैसे उमाशंकर, लक्ष्मी नारायण, देवी प्रसाद आदि आदि। आखिर स्त्री चाहती क्या है। क्या स्वतंत्रता का अर्थ अधिक वस्त्र उतारना है अथवा अंततः स्त्री पुरुषों के समकक्ष यौनिक स्वतंत्रता चाहती है। चर्चा के प्रारंभ का इतना आक्रामक तरीका ठीक नहीं था, पर कई देर से ठाले बैठे मिस्टर राणावत ने जैसे मांद में हाथ डाल दिया। लेकिन अमृता कौन सी कम थी। उसने भी मानो प्रत्युत्तर की झीनें कस ली। लगता है आप कुछ परिधि के अधिक ही बाहर आ गए। यही तो इल्जाम है जिसे हर बार हम पर लगाकर आप हमारी जुबान बंद कर देना चाहते हैं। क्या आप आए दिन होने वाली दहेज हत्याएं, घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं स्त्री प्रताड़ना के समाचार नहीं पढ़ते। देश की 90% महिलाएं घरेलू हिंसा एवं यौनिक दुर्व्यवहार की शिकार हैं। हमारी समकक्षता की लड़ाई हमारे सम्मान एवं आदर की लड़ाई है। औरतों को 2 अधिकार क्या मिल गए। पुरुष भट्टी की तरह जलने लग गया। वर्षों औरत दहलीज में बंधी रही, तब तो आपको हमारी सुधि नहीं आई। फिर हमारे अधिकार आपने हमें थोड़े न दिए हैं। इसे आज की जागरूक स्त्री ने अपने विवेक एवं साहस से जुटाए हैं। मिस्टर राणावत को पहले ही उत्तर में समझ में आ गया कि यह तीखे सींगों वाली गाय है। मैडम के उत्तर को चुनौती की तरह लेते हुए उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाया। मैडम, स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष की समकक्षता क्यों चाहती है। जब भगवान ने नैसर्गिक रूप से स्त्री को पुरुष से भिन्न बनाया है तो कुछ अधिकार, बल्कि कुछ विशिष्ट कार्य क्या स्त्री को नहीं दिए जा सकते। मिस्टर राणावत बोले, ऐसा हर कार्य जो पुरुष करता है स्त्री भी कर सकती है। आपने अपनी मानसिकता ही ऐसी बना ली है तो स्त्री क्या करे। वर्षों पहले स्त्री नौकरी के लायक नहीं थी। घर की 4 दीवारी ही उसकी परिधि थी। आज स्त्रियां हर क्षेत्र में काम कर रही है। वर्षों पहले यही काम नाजायज थे। स्त्री हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा एवं दक्षता का लोहा मनवा रही है। हाँ, कई क्षेत्रों में अभी हम नहीं पहुंचे हैं, पर मैं पूरी तरह आशावान हूं। गर्मी से सर्दी आई है तो अब बसंत कौन सा दूर है। अमृता ने बेझिझक उत्तर दिया, तो क्या आप समझती हैं
स्त्री पुरुषों के बीच कोई नैसर्गिक बंटवारा है ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता डिफेंस के क्षेत्र में पुरुष अधिक कारगर है? क्या वर्षों आदमी ने अपना खून बहाकर औरत को सुरक्षा नहीं दी? सीमा पर अब तक हजारों सैनिक शहीद हो गए, तब तो पुरुषों ने यह कभी नहीं कहा कि आधी औरतें मरनी चाहिए। मरने के क्षेत्र में तो पुरुष एकाधिकार कर ले, जीने के हर क्षेत्र में हमें आधा हिस्सा चाहिए। माफ करना, और आप स्वयं इस बात को मानेंगी कि अगर यहाँ कोई लुटेरा आ जाए तो सबसे पहले मैं ही आपको बचाऊंगा। स्त्री पुरुष द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के तथ्य को इतने जल्दी क्यों इनकार कर देती है? जब कभी भी सेनाओं का शत्रु देश के शहरों में अतिक्रमण होता है, वहां से औरतों को पहले अन्यत्र भेजा जाता है। क्या स्त्री को इसके लिए पुरुष का आभारी नहीं होना चाहिए? क्या स्त्री ऐशान फरामोश हो गई है? लगता है स्त्री में धन्यवाद का भाव ही मर गया है। मिस्टर राणावत इस बार भी कुछ अधिक कह गए। अमृता ने बिना झिझक बात को गंभीरता से पकड़ा। आपने सिक्के का एक पहलू तो बता दिया, लेकिन जहां जहां भी सेनाएं बढ़ती है वहां सबसे पहले स्त्री की ही फजीती होती है। मानव इतिहास में युद्धोपरांत सर्वाधिक बलात्कार सैनिकों ने ही किए हैं। जब भी स्त्री असहाय हुई, पुरुष का पशु सर उठाने लगता है। वह पुरुष क्रूरता की साक्षी नहीं, भोगता रही है। आपका यह तर्क भी गलत है कि हम रक्षा के क्षेत्र में अक्षम हैं। स्त्री रक्षा भी पुरुषों के समकक्ष कर सकती है, उसे अवसर तो मिले। क्या झांसी की रानी स्त्री नहीं थी? आप स्वयं पर शूरता का ब्रांड लगा लेंगे तो औरत क्या करेगी? आज स्त्रियां रक्षा के क्षेत्र में भी जा रही हैं। हो सकता है कल वह आपके समकक्ष हो जाए। अमृता ने उत्तर दिया, यही तो बात है। स्त्री शिक्षा ने उसे सहिष्णु कम एवं तार्किक अधिक बना दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि नैसर्गिक तौर पर अगर स्त्री पुरुषों से अच्छा लालन पालन कर सकती है एवं पुरुष बेहतर सुरक्षा दे सकता है, तो दोनों की प्रतिभाओं को विरोधाभासी क्यों बनाया जाए? वे पूरक भी तो हो सकते हैं। पुरुषों के अधिकारों एवं लाभों से तो स्त्री को इतना विरोध है, लेकिन सरेआम स्वयं स्त्रियों द्वारा परोसी जाने वाली अश्लीलता से जरा भी विरोध नहीं। मिस्टर राणावत कौन से रुकने वाले थे? नैसर्गिक कार्य विभाजन आपका सोच है। आपका सोच सत्य हो अथवा अंतिम विचार हो, यह आवश्यक नहीं है। दूसरे, स्त्री की अश्लीलता को भुनाने के पीछे पुरुषों की भूमिका से शायद आप वाकिफ नहीं हैं। अमृता निर्भय बोले जा रही थी। मिस्टर राणावत को समझ में आ गया कि अमृता के तर्क जरक चढ़ी डाकण की तरह भयानक हो गए हैं। वे कुछ प्रत्युत्तर देते उसके पहले ही अमृता बोली, खैर, यह विषय एक लंबी बहस का विषय है। फिर भी आपके कुछ तर्क मुझे अच्छे लगे। जैसे कि आपने कहा कि यहां लुटेरा आए तो मैं सबसे पहले सुरक्षा दूंगा। गर्म लोहे पर मानो ठंडा पानी बरसा। थैंक गॉड। चलो, कहीं तो आपने आभार माना। मिस्टर राणावत बोले, आपने भी अंततः यह मान ही लिया कि स्त्रियां आभार भी प्रकट करती हैं। अमृता का उत्तर नहले पर दहला था। दोनों कुछ क्षण के लिए खिलखिलाकर हंस पड़े। बस स्त्रियों की यही अदा तो आदमी को मारती है। बेचारा सदियों से स्त्री की खुशामद कर रहा है, पर स्त्री पिघले तो। मिस्टर राणावत ने पुनः बात आगे बढ़ाई। पुरुष और स्त्री की खुशामद जूती न मारे, यह भी उसका एहसान है। अमृता ने जवाब दिया। कमाल करती है अमृता जी। अब तक के प्रमुख 25,000 फिल्मी अथवा गैर फिल्मी गीतों में पुरुष ही स्त्री को रिझा रहा है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे, और न जाने क्या क्या। हम कितने कितने। आप कोई दो चार गीत तो बता दें जहां स्त्री पुरुष की प्रशंसा कर रही है। मिस्टर राणावत की बात में दम था। पुरुष स्त्री की खुशामद कर रहा है तो जरूर उसके दुष्प्रयोजन होंगे। गांठ में तो वह स्त्री को गिरफ्त में ही लेने की सोचता है। फिर जब स्त्रियों को शिक्षा दी ही नहीं गई तो वह गीतकार कैसे बनती? आपके एकाधिकार के क्षेत्र में हम कैसे सृजन करती? मिस्टर राणावत अमृता के सटीक तर्कों के आगे शिकस्त महसूस करने लगे थे। उनकी स्थिति उस सांड की तरह थी जो ग्रस्ता हुआ किसी गली में घुस तो जाता है पर अंततः गोबर कर वापस लौटता है। स्थिति भांप कर उन्होंने कूटनीतिक शस्त्र उठाए। तर्क देना तो कोई आपसे सीखे। आप जितनी खूबसूरत है उतने ही सुंदर आपके तर्क भी। फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं झांसे में नहीं आने वाली। कहते कहते अमृता जोर से हंस पड़ी। मेरी तौबा, कुछ रहम कीजिए मैडम, 2 बच्चों का बाप हूं। इस बार मिस्टर राणावत हंस रहे थे। वातावरण अब कुछ हल्का होने लगा था। शायद कोई स्टेशन नजदीक आने से यहां वहां घरों से रोशनी झांकने लगी थी। आगे रांची आने वाला था। ट्रेन रुकी तो नीचे उतरकर राणावत 2 सॉफ्ट ड्रिंक लाए। गाड़ी चलने के बाद कई देर तक दोनों कई मुद्दों पर बतियाते रहे। श्री राणावत की विद्वता एवं जीवन दर्शन से अमृता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें चली कि अमृता अभिभूत हो गई। पहल कर बोली, क्या ही अच्छा हो अगर हम हमेशा के लिए मित्र बनकर इस यात्रा को चिरस्मरणीय बना दें। मित्रता के लिए क्या कोई संबंध जरूरी है? श्री राणावत को जैसे बिना प्रयास ही यात्रा का ऐसा फल मिल गया जो प्रयास करने पर भी मुश्किल से मिलता है। सुबह जब ट्रेन कानपुर पहुंची तो राणावत गहरी नींद में थे। अमृता ने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मित्र भला मित्र को क्यों कर कष्ट दें। ट्रेन से उतरने के पहले उसने मिस्टर राणावत के पास एक छोटा सा पत्र लिखकर रखा। एक शानदार सहयात्री बनने के लिए धन्यवाद। यह यात्रा तो यहीं समाप्त होती है, पर मुझे विश्वास है हमारी मित्रता की यात्रा टेलीफोन एवं पत्रों द्वारा जारी रहेगी। रात जब राणावत जोधपुर पहुंचे तो उनके पास एक अतिरिक्त लगेज था। अमृता का वह छोटा सा पत्र जो उनकी बेशकीमती सौगात थी। मिस्टर राणावत को आए अब तक 7 रोज हो चुके थे। यात्रा की मधुर स्मृतियां एवं अमृता के साथ की यादें आज भी उनके जहन में थी। एक आध बार उन्होंने फोन करने की सोची भी, पर जाने क्या सोचकर टाल गए। जीवन कितने अद्भुत संयोगों का सम्मिश्रण है। एक दिन अचानक हमारे जीवन में आकर एक ऐसा व्यक्ति घर कर लेता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। यूं सोचते हैं तो लगता है सारा जीवन राम रजाई के अधीन है। कब कौन किस समय जीवन में आएगा और कब बिछुड़ जाएगा, यह विधाता के अतिरिक्त कौन जानता है। इन्हीं दिनों एक बार मिस्टर राणावत ऑफिस में बैठे थे कि उनके मोबाइल पर अमृता का कॉल आया। वह लगभग चहक रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर राणावत, अपने मित्र को भूल तो नहीं गए? मिस्टर राणावत बल्लियां उछल पड़े। अमृता जी, ऐसा असंभव है। मैं इन दिनों व्यस्त रहा अतः फोन नहीं कर सका। आपसे ट्रेन में मुलाकात एवं आपसे हुई बातें अविस्मरणीय हैं। भला आप जैसे विद्वान मित्र को कोई कैसे भूल सकता है। उसके बाद तो जैसे बातों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। मिस्टर राणावत ने 1-2 वार्ताओं में ही उसे समझा दिया कि वह घर पर बात न करें। उनकी पत्नी पॉजिटिव है
आपके बार बार फोन आने से उनका रिश्ता दुष्प्रभावित हो सकता है। अमृता स्वयं इस बात को समझती थी। दोनों की अक्सर ऑफिस में ही वार्ता होती या उन एकांतिक क्षणों में जब राणावत घर पर अकेले होते। इस मौन मित्रता को अब 7 वर्ष होने को आए। शायद ही कोई ऐसा मुद्दा था जिस पर दोनों ने चर्चा नहीं की हो। कई बार मिस्टर राणावत अमृता को विवाह करने के लिए समझाते, पर वह हर बार इस बात को टाल जाती। सदैव यही कहती, प्रेम के लिए क्या विवाह जरूरी है। मिस्टर राणावत की कई पारिवारिक एवं कार्यालयिक समस्याओं के समाधान में अमृता सटीक राय देती। अब तो मिस्टर राणावत जब भी उलझते अथवा उदास होते तो अमृता से ही बात करते। उनके जीवन के शुभ क्षण भी वो अमृता से बांटते। उनका प्रमोशन हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम अमृता को ही सूचित किया। मनुष्य को अगर जीवन में एक भी ऐसा विश्वास पात्र साथी मिल जाए जिससे वह बेझिझक अपने चेतन अवचेतन मन को बांट सके, तो इससे बड़ी विधाता की नेमत क्या हो सकती है। लेकिन एक बात अवश्य थी, जितना अपने बारे में खुलकर मिस्टर राणावत अमृता से कहते, अमृता उतना खुलकर नहीं कहती। कई बार तो मिस्टर राणावत कोफ्त में कह ही देते, क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। तब अमृता खिलखिलाकर हंस पड़ती, होगी तो तुम्हें ही सबसे पहले कहूंगी। रिश्ता दिन ब दिन प्रगाढ़ होता गया। इसी दरमियान राणावत की बड़ी बेटी का विवाह हुआ तो अमृता ने उन्हें डीडी भेजकर आर्थिक मदद भी की। मिस्टर राणावत ने आभार प्रकट किया तो उसने यही कहा, सच्चे मित्र कभी आभार प्रकट नहीं करते। मिस्टर राणावत की बेटी के विवाह पर मिस्टर राणावत के लाख कहने पर भी वह नहीं आई। विवाह के पश्चात राणावत ने शिकायत की तो उसने यही कहा, अगर मैं आ जाती तो हमारी फोन मित्रता का मजा किरकिरा हो जाता। यह भी हो सकता था कि भाभी इसे अन्यत्र लेती। तुम्हारे पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का दुख मेरे कारण आए, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। उस दिन मिस्टर राणावत की आंखें डबडबा आई थी। फोन रखने के पश्चात ऊपर हाथ उठाकर उन्होंने प्रभु का आभार प्रकट किया। प्रभु, क्या अमृता के रूप में तुम मेरे जीवन में उतर आए हो? तुम्हारी तरह वह भी मुझसे दूर क्यों हैं? क्या दिव्य आत्माएं अपने निज स्वरूप को गुप्त रखती है? इन दिनों 10 रोज से अमृता का फोन नहीं आया तो मिस्टर राणावत को चिंता हुई। पहले तो उन्होंने सोचा उससे फोन पर बात की जाए। बाद में एकाएक उन्हें लगा अमृता के इतने एहसानों के लिए व्यक्तिशः जाकर उसका आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन इस मुलाकात को वो गुप्त रखना चाहते थे। क्या ही अच्छा हो अमृता को उसके घर पहुंचकर सरप्राइज दिया जाए। अचानक मुझे देखकर वह कितनी प्रसन्न होगी। हो सकता है मुझे बाहों में कसकर कहे, आज तुमने मुझे निहाल कर दिया। मुझे यूं अपने पास देखकर वह फूली नहीं समाएगी जिसने मेरे जीवन में मुस्कुराहटों की बगिया खिला दी। उसके जीवन में मुस्कुराहट का एक फूल मैं भी तो अर्पण कर सकता हूं। मिस्टर राणावत ने जाना तय कर लिया। 5 रोज का अवकाश लेकर वे कानपुर पहुंचे। सुबह स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। स्टेशन से घर आते आते उनका दिल मानो उछल कर बाहर आना चाहता था। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने उनसे टाइम पूछा तो वे बोले, 8 बजे हैं भाई, आज 30 जून 2006 है। 8 बजे हैं भाई, आज 30 जून 2006 है। ड्राइवर ने तारीख नहीं पूछी थी। शायद मिस्टर राणावत का अवचेतन मन तारीख बताकर स्वयं को कहना चाह रहा था, यह दिन तुम्हारे भाग्य का उत्कर्ष है। मिस्टर राणावत अब अमृता के घर के बाहर खड़े थे।
दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, अमृता जैन। नेम प्लेट के पास ही लगी एक तख्ती पर लिखा था, मित्र का घर कभी दूर नहीं होता। बैल बजाने के पूर्व मिस्टर राणावत एक अजीब कल्पना लोक में खो गई। कैसा लगेगा यह सरप्राइज उसे? क्या वह खुशी से झूम न उठेगी? अब तक उसका चेहरा भी बदल गया होगा। हो सकता है सर पर कुछ सफेद बाल आ गए हो। न जाने अभी किस ड्रेस में हो सकता है दूध वाला समझकर ऊँघते हुए बर्तन आगे बढ़ा दे, मुझे देखे ही नहीं। तब मैं खुद ही उसे बाहर खींच लूंगा। पल भर में मिस्टर राणावत की सतरंगी कल्पनाएं आसमान चढ़ बैठी। मिलन की तीव्र उत्कंठा उनकी सांसों में, प्राणों में, एहसासों में ऐसी समा गई मानो ये दो मनुष्यों का मिलन न होकर दो पवित्र नदियों का संगम होने वाला था। धड़कते दिल से उन्होंने बैल बजाई। बैल बजाने एवं दरवाजा खुलने के मध्य होने वाले छोटे से अंतराल में मानो युग बीत गए। लेकिन यह क्या? दरवाजा एक वृद्धा ने खोला। शक्ल अमृता से मिलती थी, पर वह अमृता न थी। मिस्टर राणावत का चेहरा देखकर वह खुद ही बोली, मैं अमृता की मां हूं। आपको किससे मिलना है? अमृता से। मिस्टर राणावत उतावले हुए जा रहे थे। अंदर आ जाइए। कहां से आ रहे हैं? जोधपुर से। सोफे पर बैठते हुए मिस्टर राणावत बोले, पहले आपके लिए पानी लाती हूं। यह कहते हुए वह रसोई में चली गई। मिस्टर राणावत अधीर हुए जा रहे थे। रात उन्हें नींद भी बराबर नहीं आई थी। दोनों हाथ ऊपर कर आलस्य तोड़ते हुए उन्होंने सर ऊपर उठाया तो मानो कड़क कर बिजली गिरी। सामने अमृता की तस्वीर टंगी थी जिस पर चंदनहार लगा था। नीचे लिखा था, स्वर्गीय अमृता जैन, जन्म 30 जून 1964, अवसान 20 जून 2006। कुछ पल के लिए मिस्टर राणावत जड़ हो गए। बाद में उनकी मां से बात करने पर उन्हें पता चला कि अमृता को पिछले 8 वर्ष से छाती का कैंसर था। धन्यवाद।